डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने कहा, मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करें अधिकारी। 15 नवंबर 2026 तक सभी सड़कें हो गड्ढा मुक्त। आपदा और स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष फोकस। देहरादून में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर जिलाधिकारियों के साथ की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निष्पक्ष, पारदर्शी और लीक प्रूफ परीक्षा पर निर्देश जारी। चंपावत में गोलजू देवता के दरबार में मोदी की दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विशेष प्रार्थना कार्यक्रम, मांगी दुआ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मानसून सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून प्रारंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन, जन सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून के बाद 15 नवंबर 2026 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शेष कार्यों को मानसून शुरू होने से पहले पूरा किया जाए। पुलों, कलवर्टों और ड्रेनेज सिस्टम की जांच कर आवश्यक मरम्मत कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं तथा सभी नालों और जल निकासी मार्गों की सफाई मानसून से पूर्व सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने डेंगू, मलेरिया और अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनपदों में गर्भवती महिलाओं की अद्यतन सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त कर नियमित रूप से अपडेट रखें। संवेदनशील दुर्गम क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के लिए निकटवर्ती अस्पतालों के आसपास ठहरने की व्यवस्था की जाए और आवश्यकता पड़ने पर हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में भूस्खलन संभावित स्थलों, बाढ़ संभावित क्षेत्रों, नदी तटों एवं भू कटाव वाले क्षेत्रों का अद्यतन मानचित्र तैयार किया जाए। साथ ही ऐसे गांवों, स्कूलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की सूची भी तैयार की जाए जो आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। चारधाम यात्रा मार्ग सहित राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संवेदनशील स्थलों का विशेष निरीक्षण करने के भी निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों का भौतिक निरीक्षण किया जाए। जेसीबी, पोकलैंड, डंपर, क्रेन, अन्य आवश्यक मशीनरी को पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर तैनात रखा जाए। जहां मानसून के दौरान सड़कें बार बार बाधित होती हैं, वहां वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सभी प्रभावी सचिव अपने अपने जनपदों का भ्रमण कर मानसून के दृष्टिगत जनपदों में की गई तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बरसात के दौरान विद्युत, पेयजल, सड़क, दूरसंचार एवं अन्य मूलभूत सेवाएं लंबे समय तक प्रभावित न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। एसटीपी एवं पुलों के आसपास की विद्युत लाइनों का सुरक्षा ऑडिट भी कराया जाए। कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न होने वाली जाम की समस्या के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कैंचीधाम बाईपास कल से आवागमन के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों को यातायात में बड़ी राहत मिलेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि नीट परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और लीक प्रूफ आयोजित कराए जाने के लिए अत्यधिक सुरक्षा और निगरानी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों के लिए परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए शीघ्र शासनादेश जारी किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को बारिश की संभावना को देखते हुए सड़कें बंद होने पर बैकअप प्लान भी तैयार रखे जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने 14 जून 2026 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को सभी आवश्यक जांचें, संदिग्ध का वेरिफिकेशन, परीक्षार्थियों की चेकिंग आदि के साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं आवश्यक तैयारियों के संबंध में संबंधित विभागों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी जनपद स्तर पर आयोजन स्थलों के लिए आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही आयोजन स्थलों के पास वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। अगली खबर, जनपद चंपावत में आपदा प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने से लेकर मॉनसून पूर्व व्यवस्थाओं को मजबूत करने तक जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार लगातार फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से आलू व लौकी की खेती को पहुंचने वाले नुकसान को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने प्रभावित किसानों को त्वरित राहत देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्य कृषि अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को बिना देरी मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा सके। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फसल क्षति के मामलों में अब तक करीब 9 लाख रुपए की राहत राशि प्रभावित किसानों को वितरित की जा चुकी है, जबकि शेष पात्र किसानों के खातों में भी जल्द सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि जिनकी कृषि या उद्यानिक फसलें प्रभावित हुई हैं, वे तत्काल तहसील, विकासखंड या कृषि एवं उद्यान विभाग से अपनी क्षति दर्ज कराएं। वहीं दूसरी ओर मानसून से पहले जल भराव और आपदा संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए भी जिला प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। बीती शाम हुई भारी बारिश के बाद लोहाघाट के पाटन पुल क्षेत्र में जल भराव और कूड़ा जमा होने की शिकायत पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जल निकासी व्यवस्था, नालियों की स्थिति और निर्माणाधीन कलवर्ट कार्य का जायजा लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और जिला पंचायत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन कलवर्ट कार्य को जल्द पूरा करने, नालियों की नियमित सफाई, सिल्ट और कूड़ा हटाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि मानसून के दौरान आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए संवेदनशील स्थलों की लगातार निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चंपावत में जिला प्रशासन का ये सक्रिय रुख साफ संकेत दे रहा है कि आपदा प्रबंधन हो या किसानों की राहत, सरकार और प्रशासन दोनों हर मोर्चे पर पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान देने की दिशा में एक बड़ा कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में चंपावत जनपद के लोहाघाट स्थित छमनिया क्षेत्र में राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज तैयार किया जा रहा है। करीब 237 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। महिला खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोहाघाट में निर्माणाधीन राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल पहुंचकर फुटबॉल ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सहित विभिन्न खेल अवसंरचनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने 300 बालिकाओं की क्षमता वाले 3 छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। स्पोर्ट्स ग्राउंड के रूप में इसका जो है निर्माण कार्य चल रहा है। आज उसके लिए भी मेरे द्वारा स्थलीय भ्रमण किया गया और उसमें निर्माण की प्रगति का जो प्रगति है उसको भी देखा गया। लगभग 300 के आसपास वहाँ पे जो स्टाफ है वो कार्यरत है और इसके अतिरिक्त वहाँ पे वॉलीबॉल का ग्राउंड का जो बेस है वो काम हो चुका है
फुटबॉल ग्राउंड पे राफ्ट जो है उनका वॉल, रिटेनिंग वॉल है, वो उसकी कार्रवाई चल रही है। और जो इनकी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, टाइप 2, टाइप 3 स्टाफ क्वार्टर्स हो गए, इस पर भी कार्रवाई लगातार जो है वो गतिमान है। इस पे संबंधित अधिशासी अभियंता जो हैं सीएनडीएस के, खेल निर्माण विभाग के, उनको मुझे दूरभाष के द्वारा अवगत किया गया और ये भी कहा गया कि वो स्वयं आकर के इसका पर्यवेक्षण कर लें। जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है वो भी उससे भी बात कर लें और इस पर जो जो गति है उसको गति देने का काम करें। इन सभी को जैसा आप विदित हैं अक्टूबर माह से संचालन की भी कार्रवाई जो है वो की जानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें आगामी मानसून को लेकर चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद में वर्षा काल के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने और आमजन के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मानसून के आगमन से पूर्व सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए चरणबद्ध कार्य योजना तैयार करें और सभी आवश्यक तैयारियों को तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा करें। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। नगर निकायों को कूड़ा कचरा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बारिश के दौरान जल भराव और गंदगी की समस्या उत्पन्न न हो। बिजली और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को झुके हुए बिजली के पोल और ढीले तारों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिससे बारिश के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही बिजली बाधित होने की स्थिति में पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के लिए जनरेटर जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। अगली खबर भंडारपुर जिला पंचायत सीट, जिसे जिला न्यायालय द्वारा किन्हीं कारणों से रिक्त घोषित कर दिया गया था, अब एक बार फिर चर्चाओं में केंद्र में आ गई है। सीट को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट से शैलेश जोशी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार शैलेश जोशी ने जिला न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल राहत देते हुए स्टे प्रदान कर दिया है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में शैलेश जोशी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कार्यकर्ताओं ने इसे सत्य की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की है। वहीं शैलेश जोशी के अधिवक्ता दीपक जोशी ने वार्ता के दौरान बताया कि हाईकोर्ट से सभी फिलहाल राहत प्राप्त हुई है और मामले में स्टे मिल गया है। उन्होंने कहा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशानुसार जारी रहेगी। आज माननीय उच्च न्यायालय में भंडारगोरा जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जो शैलेश जोशी द्वारा रिट याचिका दाखिल की गई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए स्थगन आदेश दिया गया है। और जो 12/5/2026 को जिला जज चंपावत या ये कह सकते हैं कि प्राधिकारी चुनाव अधिकारी द्वारा जो निर्णय पारित किया गया था, उस आदेश पे आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया है। और बात की पैरवी हमारे साथ बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के हरबुला जी और सोमी सारे जी द्वारा। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। मसूरी सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने अस्पताल को केवल रेफरल सेंटर बताए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में अस्पताल की ओपीडी में लगभग 80,000 मरीजों का उपचार किया गया, जबकि करीब 20,000 इमरजेंसी मामलों को संभाला गया है। इस प्रकार 1 साल में 1 लाख से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। डॉक्टर चौहान के अनुसार अस्पताल के रिकॉर्ड में रेफरल का प्रतिशत मात्र 0.3% निकला है, जिससे स्पष्ट है कि अधिकांश मरीजों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और प्रसव जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी अस्पताल में नियमित रूप से उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के अस्पताल को रेफरल सेंटर बताने से सरकार की छवि प्रभावित होती है और यहां कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल भी गिरता है। हालांकि उन्होंने स्टाफ की कमी स्वीकार करते हुए बताया कि 12 वार्ड बॉय के सापेक्ष वर्तमान में केवल 2 कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। सीएमएस ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अस्पताल की अपनी निर्धारित कार्यक्षमता और सीमाएं होती हैं। गंभीर हृदयाघात, न्यूरोसर्जरी
या सिर की जटिल चोट जैसे मामलों में प्राथमिक उपचार देकर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों के लिए रेफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सकों की पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं और अधिकांश मरीजों को सफलतापूर्वक उपचार यहीं किया जा रहा है। आपको बताऊं कि लोगों का ये कहना कि ज़िला हॉस्पिटल को रेफरल सेंटर बना दिया है। देखो, मैं कहता हूं कि आप आइए और हमें बताइए कि कितने रेफरल हुए हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि ये रेफरल सेंटर तो छोड़ो, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। कैसे मिल रही है मैं अपने मुंह से नहीं, मेरे पास ये डाटा है। यहाँ पे अभी मैंने 1 साल का डाटा निकाला है। हम लोगों ने जो है यहाँ पे जो OPD देखी गई है हमारे द्वारा, ये 84,000 प्लस देखी गई है और एमरजेंसी केसेस 20,000 से अबाव देखे, यानी 1 लाख से ऊपर ज़्यादा मरीजों को देखा गया। जब मैंने नीचे रेफरल आंकड़ा निकाला तो 0.3% निकला, दैट इज़ नथिंग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो रेफरल सेंटर बन गया जी? मैं आपको डाटा दूंगा, अभी आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो कि हमने कितने मरीज देखे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उधम सिंह नगर के गदरपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भैंस चोरी के मामले में न्याय न मिलने से आहत एक पशुपालक ने गदरपुर कोतवाली परिसर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी चोरी हुई भैंसें अब तक बरामद नहीं हुई और पुलिस ने मामले में प्रभावी कार्रवाई भी नहीं की। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जबकि परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गदरपुर के बमनपुरी गांव निवासी राजेंद्र सिंह की 3 भैंसें कुछ समय पहले चोरी हो गई थी। मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी और एक वाहन बरामद करने का दावा किया था, लेकिन पीड़ित लगातार अपनी भैंसों की बरामदगी और न्याय की मांग कर रहा था। राजेंद्र सिंह ने हाल ही में SSP कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी थी और कहा था कि उसे पैसे नहीं बल्कि उसकी भैंसें वापस चाहिए। पीड़ित का आरोप है कि मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई और उस पर समझौते का दबाव बनाया गया। मंगलवार को वो अपनी शिकायत को लेकर गदरपुर कोतवाली पहुंचा, जहां कथित तौर पर उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया है। पीड़ित की पत्नी सुमित्रा कौर ने आरोप लगाया कि उनके पति लंबे समय से मानसिक तनाव में थे और लगातार न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। वाली थाने में खाया है तो हमारी भैंसें 22 अप्रैल को चोरी हो गई थी। उसके बाद में SSP के साहब यहाँ हम आए तो दूसरे दिन हमारी भैंसों के मतलब चोर पकड़े गए। 2 चोर पकड़े गए और गाड़ी भी, पिकअप भी पकड़ी गई। तो हमारी भैंसें बरामद नहीं हो पाई। उन्होंने उनको जेल में भेज दिया। कह रहे हैं कि आप कोर्ट में पकड़ो, कोर्ट जाने और आप जाने। वो भैंस के चक्कर में खाया दरोगा जी। जो स्कैनियम है ना, वो जब पिकअप लेके आया और 2 चोर लेकर आया तो उसने क्या 95% आपको भैंसें मिल जाएंगी, भैंसें आप 98% आपको भैंसें मिल जाएंगी, भैंसें। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर चंपावत में आस्था और राजनीति का अनोखा संगम देखने को मिला। न्यायकारी गोलजू देवता के मंदिर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और देश के विकास में निरंतर नेतृत्व की कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना की। इसी संदेश के साथ चंपावत जनपद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल को याद करते हुए न्यायकारी गोलजू देवता के मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और राष्ट्रहित में निरंतर सफल नेतृत्व की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री धामी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी प्रार्थना की गई। इस दौरान गोरल चौड़ वार्ड के सभासद को मिले नए दायित्व पर स्वागत और सम्मान का माहौल भी देखने को मिला। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।